अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है तुझसे मांगू मैं तुझको, जो कि तहरीर है शादिया मुस्तफ़ा इमरान की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 8। नाहिद भी आई हुई थी अपनी बेटियों और अपने बेटे के साथ। वो कम ही आती थी क्योंकि उनके शौहर ज़्यादा आना जाना पसंद नहीं करते थे। नाहिद आपा को भी ले लें। नाहिद को तुम ही ले जाओ, मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं जाती। हबाब की शादी पर भी नहीं आ सकी थी। मैंने मना किया था उसे, तो मुझसे वैसे ही बैर है। अपनी बेटियों को भी मेरे बेटों से बचा कर रखती है। ये आप खुद सोचें क्यों रखती है। शहरयार ने डायरेक्ट तंज किया। लगता है अब तो मुझसे कुछ सुनोगे। वो लाजवाब होकर किसियाने लगी। अच्छा चलिए आता हूँ। वो हंसा था। तुम इधर क्यों घुसकर बैठी हो सबा, और फायजा के पास जाकर बैठो। शहरयार मामू आप जानते हैं फिर भी कह रहे हैं। हबाब ने मुंह बनाकर कहा। नाहिद के बच्चों में और इनमें बनती ही कब थी। इसकी जिम्मेदार बीना थी, जिन्होंने कभी इस बात पर तवज्जो नहीं दी थी। तुम जाकर बैठो, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और फिर जमरान के घर वालों को पता चला तो ये ठीक नहीं होगा। शहरयार ने उसे समझाया था। हवा फिर भी अपनी जगह पर बैठी रही। जब दिलों में गुंजाइश नहीं रही तो बैठना बेकार है, वो यही सोचती थी। हबाब और अरुमा की शख्सियत बीना ने ही खराब की थी। वो दोनों सभी से कटकर रह गई थी। अम्मी मुझे इस बात की खुशी हो रही है। कोई तो हमारे घर में मजबूत आया जो हमारी दादी फूफो को जवाब दे सके। आदम को बहुत खुशी हो रही थी कि कोई तो दिफा करेगा। मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारा इस तरह कहना। अम्मी आप हम पर तो पाबंदी लगा सकती हैं। आप भाभी को कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि भाभी तो कतन किसी की तंज़ी और जली कुटी बर्दाश्त नहीं करेंगी। तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे हबाब को भी समझाना पड़ेगा। अम्मी आप इन्हें तो कुछ कहिए नहीं, वरना वो ये समझेंगी कि आप भी चाहती हैं कि सब उनकी बेइज्जती करते रहें। मैं यही तो नहीं चाहती कि कोई मेरी बहू को उल्टी सीधी बात बोले। फिर अम्मी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही बोलूँगी कि आपकी बहू की बेइज्जती भी करें, बल्कि इस घर के किसी फर्द की भी। हबाब अंदर आ रही थी। उनसे उनकी बातें उसने उनकी बातें रुक कर सुनी थीं। रिजवाना हैरानगी से उसे देखने लगी। आदम को उनकी बात सुनकर खुशी हुई थी। जमरान ने एक नज़र उस पर डाली जो कितनी पुरएतमाद और साफ को थी। आज अम्मी मुझे बस आपसे यही शिकायत है, आपने इनकी शादी नौशीन से क्यों नहीं की। जाहिर है वो तो फिर मुझसे ऐसी ही बातें करेंगी, क्योंकि मैं इसकी जगह पर जो आ गई। क्या कह रही हैं भाभी आप। आदम तो अचानक ही उसकी बेसाख्ता बोलने पर उछल गया था। रिजवाना खफीफ सी हो गई, जबकि जमरान उसकी इस बेवकूफ़ी और गलत फहमी पर लब खींच कर रह गया था। बेटा ये आपसे किसने कह दिया। मैंने खुद सुना है, और बल्कि मुझसे कहा भी किया है। अब आपने जमरान की आंखों में देखा। ऐसी कोई बात नहीं है। हाल बता ये बात ज़रूर हुई थी कि उनकी दादी और पप्पो ये चाहती थीं कि नौशीन की शादी जमरान से हो जाए, मगर जब जमरान ही राज़ी नहीं तो मैं कैसे कर लेती। रिजवाना ने सारी बात उसे बता दी थी। फिर भी आपने ये गलत किया। किसी लड़की को इतना आसरे पर नहीं रखना चाहिए। क्या पता उसकी हौसला अफजाई की गई हो। जब भी वो इतने धड़ल्ले से कह रही थी। अच्छा जनाब ये डायरेक्ट मुझ पर अटैक किया जा रहा है। जमरान ने अखबार तय करके साइड टेबल पर रखा। अरे हवा बेटा ऐसी कोई बात नहीं। रिजवाना घबरा गई कि वो इसी गलत फहमी में मुब्तला है। भाभी आप हमारी दादी और पप्पो से तो मिल ही चुकी हैं और जान भी गई हैं कि वो कैसी हैं। और फिर हमारी कज़न इस मिजाज की नहीं है कि हम उनके बारे में सोचें। जिनकी माँ ने हमारे मुतल्लिक कभी नहीं सोचा, हम कैसे सोच सकते हैं। आदम को तो गुस्सा आने लगा था। फिर जमरान की शादी से एक दिन पहले अतीक अहमद रिजवाना से कितनी गालम गलोच करके गए थे, और राश्ता कैसे आगे आगे शिरकत करने आ गई थी। सारी आग तो उन्हीं की लगाई गई थी। हबाब को शहरियार ने जमरान के ददियाल वालों के मुतल्लिक काफ़ी कुछ बता दिया था। जमरान को हबाब की ये बात नागवार गुजरी थी। वो तो नाराज़ी दिखाता हुआ वहाँ से उठ गया था। जाइए लगता है नाराज़ हो गए हैं। आदम ने मौजू बदला। खैर ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो एक बात क्लियर की है। उसे भी एहसास हो गया था इन दोनों के सामने बात करके गलत किया था। रिजवाना ने सारे तह किए कपड़े अलमारी में रखने शुरू कर दिए। अभी आप हर वक्त डरा नहीं करें। अगर इसी तरह आप उनसे डरती रहेंगी तो आपको जीने नहीं देंगे। अब आपको उन पर तरस आने लगा था। सारी ज़िंदगी हमारी अम्मी ने डरते ही गुजारी है और अभी भी डरती रहती। आदम को यही बात गुस्सा दिलाती थी। तुम भी मेरी एक बात गौर से सुन लो। जमरान नौशीन में दिलचस्पी नहीं रखता था, और ना ही ऐसी कोई बात थी। रिश्तेदारों में शादी करनी नहीं थी, उसने मना कर दिया तो उसकी दादी और पप्पो नाराज़ होने लगी थी। आपने मुझे बता दिया तो मैं समझ गई। आप बेफिक्र हो जाएं, मेरे दिल में अब ऐसी कोई बात नहीं। उसने उन्हें मुतमईन तो कर दिया, मगर उसका दिल मुतमईन ना हुआ था। नौशीन की हसद और जलन नहीं भूली थी। कुछ तो ऐसा करना था। जमरान के ददियाल वालों को एहसास हो कि उन्होंने रिजवाना के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, और दूसरा
और दूसरा किरण, नवीन और नौशीन को यहाँ आना रोकना होगा, वरना ये उसकी ज़िंदगी ख़राब कर सकती हैं। उसके जाने के नाम से भी पता नहीं उसके अंदर कहीं बेचैनी और परेशानी हो गई थी। खुशनुमा किसी तरह भी यहाँ रुकना नहीं चाह रही थी। यार, मैं किस तरह रुकूं? वो अशर के पास चला आया था। हैशम खैरियत तो है? उसकी मानी खिज नज़रों ने देखा था। बकवास नहीं किया करो। मैं बकवास तो करता नहीं। कहते हैं जब मर्द की शादी हो जाती है अंदर इज़्तिराबी कैफियत ज़्यादा बढ़ जाती। वो मुफस्सिल अंदाज में उसे समझाने लगा था। क्या वाही तबाही बोल रहे हो? हैशम ने उसे गुस्से से घूरा था। मेरा मशवरा मानो तो भाभी को घर ले आओ। अशर, मैं तुमसे क्या बात करने आया हूँ और तुम ऐसी फजूल बातें लेकर बैठ गए। वो गुस्से से उठने लगा था। बैठ जाओ, हर वक्त भागने की पड़ी रहती है। उसने हाथ पकड़कर बिठा लिया था। हैशम रात को खाने के बाद उसकी तरफ आ गया था। दिल जो परेशान था। मेरी फैक्ट्री का काम सेट होना शुरू हुआ है। वो भागने की कर रही है। कहीं तूने उसे आश्रय पर तो नहीं रखा? तेरी बात तो नहीं हुई? वो शक्की निगाहों से उसे देखने लगा। ला हौला वला कुव्वत, तौबा करो, वो किसी की बीवी है, मैं क्यों आश्रय पर रखूंगा? वो बुरा मान गया था। शुरू में सबसे ज़्यादा हमदर्दियाँ तो तुम्हें ही जाग रही थी। उसने फिर तंज किया। कोई अपनी मजबूरी बता रहा हो, मैं इतना बेहिस नहीं कि इग्नोर कर दूं। अशर ट्रॉली से जूस के गिलास उठाने लगा। हाँ, खिदमत खल्क पर जो मामूर हैं, तो इतना तो कर सकता है। उसे बोल के कुछ महीने और काम करे। इस दौरान मैं कुछ और अरेंज करता हूँ यार। ये काम बड़ी तुंदही और जिम्मेदारी से कर रही है। दूसरा पता नहीं करे या नहीं करे। हैशम को इसी बात की ज़्यादा परेशानी थी। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, मैं आऊँगा किसी दिन, बात करता हूँ। अशर ने तसल्ली दी। कोई ज़रूरत नहीं बात करने की। वो पता नहीं अपने आप को कुछ समझेगी। हैशम भी बहुत अना वाला था, किसी के आगे झुकना नहीं चाहता था। अरे, मैं बात नहीं करूँगा तो वो आएगी कैसे? अशर को हैरानगी भी हुई थी। अभी तो वो खुद टाल रहा। मुझे एक बात बता कि एक तरफ तू ये कह रहा है कि मैं इतना तो बोल सकता हूँ ना कि कुछ महीने और काम कर ले, और दूसरी तरफ तेरी ये मंतक समझ नहीं आती कि कोई ज़रूरत नहीं। पहले मैंने ये नहीं सोचा था। वो खुद को कुछ समझने लगी। उसने झट वजाहत दी। हैशम, मुझे तेरी समझ नहीं आती। तू चाह क्या रहा है? अशर को कभी कभी उसकी फिक्र होती थी। मैं खुद भी नहीं समझ रहा कि मैं क्या चाह रहा हूँ। वो गहरी सोच में डूब गया था। अशर ने फिर उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। वो फिर मौजू ही दूसरा ले आया था ताकि हैशम कुछ रिलैक्स हो जाए। उधर हसीन बेगम ने निकाह की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं, क्योंकि शहरयार के जाने के दिन कम रह गए थे। बीना लहंगा बहुत खूबसूरत लिया है। नाजिया और हबाब हुस्ना की सारी चीज़ें पैक कर रही थी। ये सब शहरयार ने अपनी पसंद से लिया है। जाहिर है, देखूंगा भी। मैं तो लिया भी मैंने अपनी पसंद से ही है। उसने शौकी से कहा था। भाभी, आप अपनी देवरानी साहिबा को ये ज़रूर कह दीजिएगा कि अपना वज़न कम कर ले। वो नीचे कारपेट पर ही लेट गया था। शहरयार मामू, हुस्ना आंटी इतनी मोटी तो नहीं है? अरोमा उसके करीब ही आकर बैठ गई थी। हाँ, इतनी मोटी नहीं है। जितनी मोटी है इससे कहो अपना वज़न कम कर ले, बहुत मेहरबानी होगी। फजूल मत बोला करो। बीना ने भी टोक दिया। आप ही, वैसे मैं ठीक कह रहा हूँ। हमारी हबाब को देख लें, शादी को एक महीना गुजरा है फिर भी इतनी स्मार्ट है। शहरयार मामू, आप भी ना। हबाब चेंप गई थी। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। वो हंसा था। शहरयार मामू, लगता है आप शादी करके उन पर एहसान कर रही। अरुमा ने सैंडल का डब्बा खोलकर सैंडल निकाली, जो बहुत खूबसूरत और मैचिंग हो रही थी। यही समझ लो, क्योंकि इतना मोटा सामान और इतनी लंबी जुबान कोई अपने घर नहीं ले जाता। मेरा ये एहसान माने कि मैं कबूल कर रहा हूँ। शहरयार ने गरूर ज़दा लहजे में जताया। आप इतना भी गरूर ना करें। हुस्ना आंटी इतनी मोटी नहीं है और प्यारी भी दिखती कितनी है। हबाब को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी थी। अरे हबाब, तुम भी किसकी बातों को सीरियस ले रही हो? शहरयार की तो आदत है मजाक करने की। नाजिया उसके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थी। शहरयार कहका लगाने लगा। वो हुस्ना को शुरू से ही पसंद करता था, मगर जब उसने रिश्ते से इनकार किया तो शहरयार को जिद हो गई। वो हुस्ना से ही करके रहेगा, इसीलिए उसने कनाडा जाने की कोशिश की। वो जानता था नसरीन तो है ही लालची, और उसका रिश्ता इस दफ़ा कबूल करके वही वही करेंगी। लालची तो कम हसीन बेगम भी ना थी, मगर उनकी लालची नेचर जाहिर किसी को भी नहीं होती थी। अरे नाजिया, ये रात को पकाना क्या है? जमरान भी खाना खाएगा। हसीन बेगम लॉन्च में चली आई थी, जहाँ वो सब पैकिंग करने में लगी हुई थी। नानी अम्मा, मैं रात से पहले ही चली जाऊंगी, आप ख्वामखा खाने का तकल्लुफ़ मत करें। अब आप हसीन बेगम को जानती थी कि वो किसी को खाना खिलाने में कैसी थी। चुप करके बैठो, खाना खाकर जाना, शहरयार ने डपट कर कहा। शहरयार मामू, खाने की कोई बात नहीं। मैं जब तक यहाँ हूँ यहीं आना है। पुलाव बना लेते हैं और कबाब तल लेंगे।
नाजिया ने पैक किए हुए सामान को तरतीब से सूट केस में रखना शुरू कर दिया। चिकन टिक्का मैं बाहर से ले आऊँगा, शहरयार ने कहा। अम्मी, कभी आप भी घर में पका लिया करें। हबाब शादी के बाद एक दफ़ा भी जमरान भाई के साथ घर नहीं आई। अरुमा तो थी ही मुंहफट, वो बीना को छोड़ती ही नहीं थी। तुम मेरी माँ बनकर नहीं टोका करो। बीना शर्मिंदा हुई मगर उसे भी संजश कर दिया। अरे बेवकूफ़, हबाब वहाँ जाए या यहाँ, एक ही बात है। मामू, ये एक बात नहीं है। अरुमा से भी कोई बहस में जीत नहीं सकता था। अच्छा बक-बक बंद करो, बीना ने उसे घूरा। शहरयार मुस्कुराने लगा। हबाब ने बीना को बकौर देखा था। अरुमा कहती हमेशा बिल्कुल सही थी। जल्दी-जल्दी पैकिंग से फारिग हुए तो नाज़िया तो किचन में चली गई, जबकि बीना वहाँ की समेटा-समटाई में लग गई थी। ससुराल में सब खुश तो हैं ना तुमसे? अम्मी, वो सब तो खुश हैं मगर मैं नहीं। वो सोच कर रह गई मगर बोली नहीं। हाँ, खुश हैं, आह भरी। वहाँ सबका ख्याल करना और सास का सबसे ज़्यादा। बीना आज पहली बार उसे अपनी माँ लगी थी, जो बेटी को समझा रही थी। हबाब हैरानगी से माँ को देखे जा रही थी। उसकी माँ कितनी मुख्तलिफ थी और एक ज़मरान की माँ थी। कितना वो अपने बच्चों और उनका भी ख्याल रखती थी। मनूस जिसके पीछे पड़ जाए छोड़ता ही नहीं। वो बुड़बुड़ाए जा रही थी। आर्ट्स काउंसिल भी जाना छोड़ छुड़वा दिया था। रिफत को तशवीश भी हो रही थी। क्या परेशानी है जो हर वक्त सोचती रहती हूँ? कुछ नहीं, उसने टाल दिया था। हुस्ना, मैं नोट कर रही हूँ, तुम जब से हबाब की शादी हुई है वहाँ से आने के बाद तुम्हारा मिजाज चिड़चिड़ा हो गया है। क्या बात है बेटा, तुम कुछ बताओ तो सही। किसी ने कुछ कहा है? रिफत ने उसके बालों में हाथ फेर कर पूछा। अरे कह रही हूँ ना कि कुछ नहीं, तो फिर क्यों पीछे पड़ रही? वो कुछ गुस्से और रुखाई से बोली थी। कब से कमरे से वो बाहर नहीं आई थी। नाश्ता भी बराए नाम ही किया था, जो रिफत उसके लिए लेकर आई थी। भाभी ने कुछ कहा है? सच सच बताओ। रिफत उस दिन की कलामी भूली नहीं थी। नसरीन ने कैसे हुस्ना की शादी की बात पर उन्हें सुनाया था और अंदर गरम गरम घोट उतार कर रह गई थी। अम्मी जो कुछ बोलती हैं ये नई बात तो नहीं है। मुझे आदत हो गई सुनने की, बल्कि जब तक वो मुझे कुछ बोलेंगी नहीं मुझे भी अजीब सा लगता रहता है। वो गहरी सोच में डूब गई थी। आहिस्ता से बोली। वो इतनी बड़ी बात रिफत से छुपा रही थी। एक हफ्ते बाद उसका निकाह शरियार से नसरीन ने सख्ती से मना किया था। मम्मा, मैं आपसे एक बात पूछूं? उसने रिफत के नरम हाथों को थामकर कदरे तौक़ुफ़ के बाद कहा। हाँ, पूछो। उन्होंने मुस्कुराकर हुस्ना के गुलाबी हाथों को चूमा था। वो उससे बहुत मोहब्बत करती थी। आपने शादी क्यों नहीं की? रिफत ने चौंक कर हैरानगी से गैर मुतवक्का सवाल पर उसे देखा। बताइए मम्मा, आपने शादी क्यों नहीं की? वो ज़िद करने लगी थी। शादी मेरी हुई थी मगर वो मुझसे उम्र में छोटा था। हर वक्त यही एहसास दिलाता था तुम बड़ी हो, मगर मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी क्योंकि मैंने पसंद की शादी की थी। रिफत ने राज से पर्दा उठा दिया था। हुस्ना हैरत और इंबसात में मुब्तला हो गई। ये बात उसे आज तक पता न चली, न किसी के मुंह से सुनी थी। फिर जिनसे आपकी शादी हुई थी वो कहाँ है? वो मैंने उसे छोड़ दिया। वो यकदम ही तल्ख यादों में खो गई थी। वो वक्त भी उन्होंने ऐसा गुजारा था। वो उनके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर माँ बाप को भी एतराज़ नहीं हुआ, इसीलिए शादी हो गई। जाहिद इकलौता था, उसकी सिर्फ माँ थी। शादी के कुछ अरसे बाद वो भी चल बसी। आखिर छोड़ा क्यों? हुस्ना को जानने का इश्तियाक और बेचैनी बढ़ गई थी। जाहिद की मेरी जायदाद पर नज़र थी। जब पता चला कि मेरे साथ मुखलिस नहीं, मैं छोड़कर आ गई। उन्होंने एहसास भरकर बताया था। मम्मा, एक बात कहूँ? हाँ, कहो। वो कुछ अफसरदा हो गई थी। जब आपने पसंद से शादी की थी, मोहब्बत भी करती थी, छोड़ती नहीं। ये तुम कह रही हो? मैं ये कैसे बर्दाश्त करती कि मेरा शौहर हर वक्त मुझे ये एहसास दिलाता है कि मैं उससे बड़ी। मुझे क्या पता था उसे मुझसे मोहब्बत नहीं मेरी दौलत से लगाव है। शायद फिर मैं सारी ज़िंदगी शादी भी ना करती। ठीक कह रही हैं, हर वक्त का एहसास तो मार देता है। उसना को अपनी फ़िक्र भी हो रही थी। शहरयार हर वक्त उसे यही एहसास दिलाता रहेगा कि तुम मोटी हो, तुम्हारी लंबी ज़ुबान की वजह से मैंने शादी की है, क्योंकि कोई और तो तुम्हें पूछेगा नहीं। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो, तुम कमरे से निकलो। क्या हालत बनाई हुई है? कमरा देखो कैसा पड़ा है। मासी आने वाली है, इसे सफाई करवा दूंगी। रिफत ने उसके उलझे बिखरे बालों को समेटा था। यहाँ उसके कितने ऐश थे, वहाँ जाकर पता नहीं क्या सलूक होगा। हुस्ना को घबराहट हुए जा रही थी। तुम अभी शादी वगैरह के चक्कर में ना पड़ो। जितनी आज़ाद जिंदगी गुजार सकती हो गुजार लो। उसने चौंक कर रिफत को देखा। एक ये माँ है जो उसे चाहती हैं, अभी शादी ना हो, और एक उसकी सगी माँ जो उसकी शादी की दिन रात फिक्र में मुब्तला रहती है। कितना तज़ाद है इन दोनों माँओं में। सही कौन है पता नहीं। संडे जब भी आता था सभी आराम से उठते थे, ख़ास तौर पर नौजवान पार्टी। उन्हें एक दिन ज़्यादा सोने का मौका मिल जाता था। यार अब उठ भी जाओ। फरहान उसके कमरे में चला आया था।
जो एसी की कूलिंग में कंबल लपेटे पड़ा था। आज ये तुम्हें सुबह सुबह क्या मार पड़ी है जो यहाँ मेरे सर पर सवार हो गए? उसने आंखें बंद किए ही उससे सवाल किया था। ये सुबह सुबह 12 बजने पर चंद मिनट ये सुबह सुबह है साहब, 12 बजने में चंद मिनट बाकी हैं और तुम कंबल लपेटे पड़े हो। अगर इतनी सर्दी लगती है तो एसी क्यों चलाते हो? एसी पर ही एतराज़ हुआ था। इसलिए कि कंबल ओढ़कर गर्मी लगती है और उतार कर सर्दी लगती है, उसने वाज़ेह तौजीह के साथ बताया था। ओफ तौबा है हेशम, तुम हर वक्त के लड़ने के मूड में रहते हो। फरहान ने उसकी ड्रेसिंग टेबल पर से परफ्यूम उठाकर चेक किया। उसका कमरा इसी तरह सेट था। जब से खुशी यहाँ से गई थी इन लोगों को खुशनुमा का ये नाम शायद पता नहीं था या फिर हेशम के निकाह के वक्त गौर नहीं किया था। ये तुम्हारा वहम है, मैंने तो बताया था। वो बालों को संवारता हुआ उठकर बैठ गया था। खैर छोड़ो, ये बताओ कि आज मेरी शामत क्यों आई है? स्काई ब्लू नाइट सूट में ऊंचा लंबा हेशम सबको सबकी तवज्जो का मरकज था। आज क्लब चलें, बहुत दिन हो गए स्विमिंग नहीं की। अक्सर फारिग औकात में दोनों क्लब ज़रूर जाते थे। स्विमिंग का भी तुमने खूब ही याद दिलाया। मैं मकान बनवाऊंगा तो स्विमिंग पूल ज़रूर बनवाऊंगा, उसने पुरसोच अंदाज में बताया। कब बनवा रहे हो? फरहान ने यूं ही पूछा। गुलशन मेमार वाली ज़मीन पर बनवाऊंगा, अब्बू की ज़मीनें वहाँ हैं, उसने बताया। ओह, तो तुमने सोच रखा है? हाँ यार, कब तक यहाँ पड़ा रहूंगा? अपना घर अपना ही होता है। अभी दादा जान ने सुन लिया तो रखकर एक झापड़ लगाएंगे, उसने याद दिलाया था। इनको तो पता ही ना चले, फौरन वहाँ अपनी बहू को लेकर आ जाएंगे। वो वॉशरूम जाने लगा था। अच्छा यार बताओ, चल रहे हो? हाँ आता हूँ, तुम नाश्ता रेडी करो और छोटी मामी से कह देना। उसने वॉशरूम से हाँक लगाई थी। वो तैयार होकर डाइनिंग हॉल में ही आ गया था। शाहिदा मामी ने उसके लिए नाश्ता तैयार कर रखा था। वाओ मामी, आपने ऑमलेट जर्दी का बनाया और आपने ऑमलेट जर्दी का बनाया जो टूटी नहीं। वो हाफ ऑमलेट बहुत शौक से खाता था। जो भी बनाया है वो पहले भी जूस भी बनाया है वो पहले पी लो। अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्लब जा रहा हूँ। वो नाश्ता करने लगा। हेशम बेटा, ऐसे कैसे खाली फिरते रहोगे? बीवी को घर ले आओ, शाहिदा उसे समझाती रही। मामी, आप सबके पास मुझसे बात करने के लिए और कोई टॉपिक नहीं? वो घिसिया कर गोया हुआ था। एक हमर, जब बीवी घर लेकर आओगे तो हम फिर तुमसे दूसरे टॉपिक पर भी बात करेंगे। उन्होंने उसके सर पर चपत लगाई थी। शाहिदा, तुम क्यों उससे एक ही बात बोलती रहती हो? नुज़रत को तो मौका मिलना चाहिए था। हेशम ने कोप में मुब्तला होकर आंखें बंद करके सांस अंदर खींचा था। भाभी, ये तो अक्ल से पैदल है, इसे हम ही समझा सकते हैं। अरे ज़बरदस्ती कैसे? तुम सब इसे ज़बरदस्ती कर सकते हो। अम्मी प्लीज़, आप तो कुछ ही मत बोलिए, दादा जान बहुत नाराज़ होते हैं। फरहान को अम्मी के बड़ेपन से बहुत गुस्सा लगता था। तुम चुप करो। एक तो बच्चे के साथ ज़बरदस्ती कर दी। लड़की भी कोई हम पल्ला नहीं, कम से कम बहू तो अपने बराबर के लोगों की लानी चाहिए थी। फरहान को दुख और तासुब से फरहान को फरहान ने दुख और तासुब से नुज़रत को देखा था। वो तो खुद किसी और डगर पर चल रहा था। जब उसकी माँ को ये पता चलेगा तो क्या होगा? अम्मी, क्या बोल रही हैं आप? ठीक ही तो कह रही हैं मामी, हैशम ने झट तायद की थी। तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है, फरहान ने उसे गुस्से से कहा। भाभी, आप भी इसे समझाइए, उल्टा ये नहीं कहें। शाहिदा को उनकी बातें बुरी लग रही थी। रहने दो बस, बिन माँ बाप के बच्चे के साथ ये सलूक अच्छा नहीं है। हैशम ने वहाँ से खिसक जाने में ही आफियत जानी थी, क्योंकि नुज़रत को रोकना बहुत मुश्किल था। घर की जिम्मेदारी उसने बहुत अच्छे से संभाल ली थी। रिजवाना उससे बहुत खुश थी और उनके चारों बेटे भी खुश थे। रास्ता का आना कुछ दिन से कम हो गया था। जब से शादी हुई थी वो एक दफ़ा ही आई होंगी। अतीक अहमद को बिला वजह का ही गुस्सा था। वो बहू से मिलने ही नहीं आए थे। हबाब ने उनका जिक्र ही सुना था, अभी तक देखा नहीं था। शादी को 1 महीना होने वाला था। रिजवाना की जेठानी ने पता नहीं कैसे जमरान और हबाब की दावत कर दी थी। रिजवाना को डर लगा हुआ था कि कोई उल्टी सीधी बात हबाब से ना कर दे। अम्मी, अगर आपको इतना ही डर हो रहा है तो आप हमें भेज क्यों रही हैं? आप सब चले जाएं। जमरान को उनका हर वक्त यूँ डरना अच्छा नहीं लगता था। अगर भेजूंगी नहीं तो तुम्हारी दादी बातें सुनाएंगी। वो अपनी सास को भी खूब जानती थी। हबाब कब से बैठी उनकी बातें सुन रही थी। वो कितना अपने ससुराल वालों से डरती थी। अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ बोलूं? रेड प्रिंटेड कपड़ों में सुर्ख और सफ़ेद हबाब बहुत दिलकश लग रही थी, या फिर वो और दिलकश होती जा रही थी। जमरान महवियत से उसे देखने लगा। हाँ, मुजम्मिल ने खनकार कर उसकी महवियत तोड़ी। वो झेंप गया था। जी जी भाभी साहिबा, आप भी बोलिए, क्योंकि आपके मजाजी खुदा तो आपको ही घूरे जा रहे हैं। मुजम्मिल, सुधर जाओ। वो पहलू बदलकर सोफे की बैक से टेक लगाकर बैठ गया था और हबाब ने शर्माई हुई निगाह उठाई।
بات وہ کیا کہنے جا رہی تھی؟ مزمل کی شوخیاں شروع ہو گئیں۔ ویسے ایک بات بولوں بھائی جان، آپ بھابھی کو اتنا ڈر ڈر کر کیوں دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کیا آپ کو ڈرا کر رکھا ہوا ہے؟ طلحہ نے بھی مانی خیزی سے لقمہ دیا تھا۔ تم سب کی بکواس شروع ہو گئی، لحاظ کرو بڑا بھائی ہوں۔ زمران نے جب مٹائی تھی، اب آپ کے رخسار گلابی ہو گئے تھے، وہ بھی ہنسنے لگے۔ میں تم لوگوں کو ایسی لگتی ہوں؟ وہ مصنوعی خفگی سے گویا ہوئی۔ ایسی تو نہیں، ویسی لگتی ہیں۔ مزمل نے یہ کہہ کر کہکا لگایا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے! رضوانہ نے دونوں کو سرزش کیا۔ اب آپ تو جذبس ہو گئی۔ امی، میں آپ سے کچھ کہنے والی تھی۔ وہ جھٹ گویا ہوئی۔ ہاں بیٹا بولو۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوں۔ دیکھیے آپ بالکل نہیں ڈریں، ان سب کو فیس کریں، اور اگر وہ کچھ بولیں گی بھی تو میں بھی جواب دے سکتی ہوں، مگر آپ اس بات سے بے فکر رہیں کہ کسی سے بدتمیزی نہیں کروں گی۔ ہاں اگر کوئی ٹیڑھی بات کرے گا تو مجھ سے سنے گا بھی، اور ہاں آپ کہہ دیجیے گا میری بہو کا مزاج تیکھا ہے، وہ کسی کی نہیں سنتی، سب مجھ پر ڈال دیجیے گا۔ وہ ان کی پریشانی دور کرنے لگی۔ میں ایسا بھی نہیں چاہتی کہ وہ سب تمہیں پورے خاندان میں مشہور کر دیں۔ زمران کی بیوی بہت تیز ترار ہے۔ مشہور کر دیں، مجھے پرواہ نہیں، اور ہاں لوگوں کی پرواہ آپ بھی نہ کیا کریں۔ یہ سب فضول باتیں بنانے والے ہوتے ہیں، جن کے پاس کرنے کو اور کوئی بات نہیں ہوتی تو وہ یہ سب باتیں کرتے ہیں۔ وہ انہیں سمجھانے کے ساتھ ساتھ ریلیکس بھی کر رہی تھی۔ مگر بیٹا کہیں کہیں ہمیں بہت سنبھل کر بولنا پڑتا ہے۔ وہ اس کی بات سن کر کچھ ریلیکس ہو گئی تھی۔ خیر امی، اتنی سمجھ تو مجھ میں ہے، کہاں سنبھل کر بولنا ہے۔ حباب سنجیدہ ہو گئی۔ یار آپ خواتین ہر جگہ افسردگی اور پریشانی ہی کیوں ڈسکس کرتی رہتی ہیں؟ آپ لوگوں کے پاس اور کوئی اچھی بات نہیں ہوتی؟ مزمل کو ایسے افسردہ ماحول سے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ تم ہی بتاؤ، کوئی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ حباب نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ مثلاً اچھی بات یہ ہے کہ میں چاچو کب تک بن جاؤں گا۔ کیا؟ وہ جھینپ گئی تھی۔ زمران نے حیرانگی سے متوقع بات پر کہکا ہی لگایا تھا۔ یہ قریب آنے دیں گی تو کچھ ہوگا نا؟ وہ سوچ کر ہی رہ گیا۔ اللہ خیر سے وہ دن بھی لائے گا۔ رضوانہ نے حباب کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ نکاح کی ساری تیاریاں ہو گئی تھیں۔ شہریار کے جانے میں چند دن رہ گئے تھے۔ حسین بیگم نے جلدی جلدی میں کافی اچھی تیاری کر لی تھی، اور وہ حیران کن بات تھی۔ واؤ شہریار ماموں، آپ تو خوش قسمت ہیں، یہ جو نانی اماں نے آپ کی تیاریوں میں کنجوسی نہیں کی۔ اروما تمام چیزیں دیکھنے کے بعد شہریار کے ساتھ طنز کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ بہت زبان ہے، ٹانگ برابر لڑکی تیری، بہت بک بک کرنے کی عادت ہو گئی ہے، حسین بیگم نے غصے سے ڈپٹ کر کہا، اور اروما کے ایک تھپڑ بھی رسید کر دیا۔ شہریار کی ہنسی نکل گئی تھی۔ بینا اور نازیہ تو ساری چیزیں پیک کر کے سوٹ کیس میں رکھ چکی تھیں۔ اروما بہت زبان ہو گئی ہے۔ ماموں میں تو آپ کی طرح سچ بولتی ہوں، وہ کڑ کر گویا ہوئی۔ بینا کچھ توجہ اس پر بھی دے لو، اگر مٹکنے سے فرصت ہو گئی ہو تو، اب تو داماد والی ہو گئی ہو۔ حسین بیگم نے انہیں شرمندہ کرنے کے ساتھ احساس بھی دلایا تھا۔ اماں آپ بھی اس کے سامنے ہی مجھے بے عزت کرتی رہتی ہیں، جو پھر آگے سے مجھے بولتی ہیں۔ بینا نے اروما کو دیکھا جو چوڑی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ ویسے بینا باجی، میں بھی آپ کو آرام سے سمجھا رہا ہوں، اپنے گھر پر اور اس پر توجہ دیں۔ تمہیں تو موقع ملنا چاہیے۔ وہ خفگی سے کہہ اٹھی تھی۔ مجھ سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بالکل ٹھیک سمجھتا ہوں۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر واپس صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ ارے اماں یہ تو بتا دیں حسنہ کا سامان کب لے کر جانا ہے؟ نازیہ نے فوراً ہی دوسری بات نکال کر ماحول کی تلخی دور کی تھی۔ نکاح تو پرسوں ہے، ایسا کرو نسرین سے پوچھ لیتے ہیں، وہ کہہ رہی تھی حسنہ کو یہیں لے کر آئے گی، رفت کو پتہ چلا تو بہت ناراض اور غصہ ہوگی۔ حسین بیگم نے کہا۔ شہریار فیضان کے موبائل پر نسرین سے بات کر لوں گی۔ ارے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود انہیں کہہ کر آ جاتا ہوں۔ شہریار حسنہ کے ایکسپریشن بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، حسنہ کو جا کر تنگ کرو گے، بینا اس کی عادت جانتی تھی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ توبہ ہے شہریار، تیری تو ضدی طبیعت سے مجھے بہت کوفت ہوتی ہے۔ اماں حسنہ آ رہی ہے، خود ہی ٹھیک کر دے گی۔ نازیہ نے مانی خیزی سے مسکرا کر چھیڑا۔ ایسا برا وقت مجھ پر نہیں آیا ہے، وہ اور حسنہ سے دب جائے ناممکن بات ہے۔ شہریار ماموں، سارے مرد شادی کے بعد بیویوں سے ڈرتے ہیں، جیسے نانا ابا نانی اماں سے ڈرتے تھے۔ اروما نے پھر لقمہ دیا۔ اروما سدھر جاؤ ورنہ بہت ماروں گی۔ حسین بیگم اپنا بھاری بھرکم وجود سنبھال کر اسے مارنے کو اٹھی تھی کہ شہریار نے انہیں پکڑ کر واپس بٹھا دیا۔ اماں بچی ہے، ایسے ہی مذاق کرتی ہے، آپ اتنا سیریس کیوں لیتی ہیں؟ بچی کی طرح اس کی باتیں لیا کریں۔ شہریار سمجھانے لگا تھا۔ اتنی سی لڑکی کیسے بھاڑ کی طرح بولتی ہے، ذرا تمیز نہیں۔ اس سے اچھی تو حباب ہے، کم از کم بولنے میں
लिहाज और मुरब्बत तो करती है। बीना ने रोमा की अच्छी खबर ली, मगर वो कान से सुनकर दूसरे कान से निकालकर फिर वहां आकर बैठ गई थी। शहरियार ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा था और फिर खुद बाहर आ गया। उसकी रग हुस्ना को छेड़ने के लिए फड़क रही थी। हुस्ना का नंबर उसके पास तो था ही। अपने रूम में जाकर उसे कॉल मिलाई। कौन? छुटते ही आवाज आई थी। तुम्हारा बहुत कुछ, जो कुछ दिन बाद तुम्हारा मिजाजी खुदा बनने जा रहा है। जी? वहां से हवास बाख्ता आवाज आई थी। ये बताओ जल्दी, मोटापा कम किया या नहीं? उसे जलाने और तपाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। ऐसे ही आपको शादी करनी थी तो कोई पतली लड़की देखकर कर लेते, मेरे पीछे क्यों पड़ गए? वो तो तिनक ही गई। क्या करूं, खानदान का कचरा समेटकर सवाब कमाना चाह रहा हूं। हुस्ना ने कॉल ही काट दी। शहरयार को हंसी आ गई थी। उस दिन वो ऑफिस से बाहर निकली तो शहर में अफरा तफरी फैली हुई थी। ऑफिस का तमाम ही स्टाफ जा चुका था और वो घबराई हुई खड़ी थी। तभी ब्लैक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। मुझे पता था आप ऐसे ही खड़ी होंगी, इसलिए मैं वापस आ गया। क्यों? अनजान बनकर हैरानगी जाहिर करने लगी। तुम बोलती और बनती बहुत हो। हैशम ने उसे कासनी प्रिंटेड कपड़ों में मलबूस सर पर बड़ी सी चादर जमाए खुद को छुपाए देखा था, मगर निगाह रोड पर जमी हुई गाड़ियों पर थी। दोनों जानिब का रोड बिल्कुल ही ब्लॉक था और गाड़ियां चोटियों की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अगर पता है तो क्यों पीछे आ गए? उसने भी तुर्की बतुर्की तरफ कर जवाब दिया था। देखिए, मैं ऑफिस में आपकी एम्प्लॉय हूँ और बाहर में आपकी कुछ भी नहीं। खुशनमा भी दिल खोलकर उसे जिद करने के साथ उसे बेइज्जत करना चाहती। इस वक्त तो शराफत से बैठ जाओ। वो नरम लहजे वो नरम लहजे में गोया हुआ। सॉरी, मैं रोज आती जाती हूँ और ये शहर के हालात रोज का मामूल है। आदी हो चुके हैं हम इसके। वो जताकर बोली थी। मेरी जिम्मेदारी हो, क्योंकि अशर ने मुझसे कहा कि मैं आपका ख्याल रखूं। क्यों? क्या लगती हूँ मैं आपकी? वो इतराफ का ख्याल करके आवाज दबाकर बोली थी। अरे, ऐसे ही कह रहा हूँ। वो तो गड़बड़ा गया था। आप जा सकते हैं, वो भी जिद्दी लहजे में बोली थी। जबरदस्ती करनी मुझे भी आती। वो ड्राइविंग सीट से उतरा और फिर बाजू पकड़कर फ्रंट डोर खोलकर उसे बिठा दिया था। जरा कम बोला करो और दिमाग का इस्तेमाल किया करो। टाइम देखो क्या हो रहा है। आपके घर वाले परेशान होंगे। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए बरहम और फिक्रमंद अंदाज में बोला था। खुशनुमा ने हैरानगी से उसे देखा जो उसकी इतनी फिक्र और परवाह कर रहा था। उस रात उसकी इज्जत दो कौड़ी की करके चला गया था। आपके साथ गाड़ी में मेरे हस्बैंड ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। तुम्हारा हस्बैंड मिले तो उसकी अकल मैं ठिकाने लगाऊंगा। वो तुम्हें छोड़कर गया ही क्यों? वो एकदम तेज लहजे में बोलते हुए उसके चेहरे को देखने लगा। सारे मर्दों का प्रॉब्लम स्टेटस होता है। उन्हें दौलतमंद घराने की मॉडर्न लड़कियां चाहिए होती हैं, चाहे आते ही घर को क्लब बना दे। खुशनुमा उस पर तंज करने के साथ जताने लगी थी। वो लब भींच कर रह गया। हैदरी का रोड तो ब्लॉक था। गाड़ी दरमियान रोड में ही फंस गई थी। हैशम जाने क्यों खुद को भी चोर समझने लगा था। वो भी तो यही सब कुछ कह चुका था इस बेकसूर लड़की को। आप उसे समझाने की कोशिश करें। समझाया उसे जाता है जो ना समझ हो। कुछ लोगों को अपनी दौलत का बहुत ज़ौम होता है। बहुत दिल खोलकर तंज कर रही थी। अच्छा खैर, ये आपका पर्सनल मामला है। उसे खुद ही एहसास हो गया था। ट्रैफिक का इतना रश, वो खौफ में मुब्तला हो गया। आए दिन के शहर के हालात, सारा ट्रैफिक डिस्टर्ब है। आप मुझे यहीं उतार दें, मैं अंदर की जगहों से पैदल चली जाऊंगी। खुशनुमा को भी घबराहट हुई थी। ऑफिस से वो 5 बजे निकलती थी और 6 तक घर पहुंच जाती थी, मगर आज 7 बज गए थे। दिमाग दुरुस्त है आपका? घर सरजानी में है और फिर काफ़ी दूर भी है। रात बढ़ गई है। ऐसे हालात में मैं आपको बेवकूफ़ी नहीं करने दूंगा। उसने ज़रा बरम होकर उसे देखा था। इस तरह तो नहीं जा सकते। आप अपने घर कॉल मिलाइए और बोलिए ट्रैफिक की वजह से देर हो रही है। आप ऑफिस की गाड़ी में हैं, फिक्र मत करें, घर पहुंच जाएंगी। हैशम ने ही खुद बात की तरतीब देकर समझाया था। सर, ऐसे कैसे पहुंचूंगी? वो बैग से मोबाइल निकालने लगी। उसे ये डर बिल्कुल भी नहीं था कि वो किसी नामहरम की गाड़ी में बैठी, बल्कि डर और फिक्र ये थी कि अम्मी अब्बू और बहनें फिक्र में मुब्तला होंगी। मैं आपको हिफाजत से पहुंचा दूंगा, ये मेरा वादा है, हैशम ने यकीन दिलाया था। खुशनुमा अब्बू के मोबाइल पर बात कर रही थी, जबकि हैशम गाड़ी को सर्विस रोड से निकाल कर अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। वो सर्विस करवा कर आकर बैठी थी, मगर बाहर शहर की अफरा तफरी तो ऐसा लग रहा था शहर कल बंद होगा। काश मेरा निकाह टल जाए। उसने अपने खूबसूरत सरको सफेद चेहरे को आईने में देखा। कल के दिन उसे बीना के घर जाना था, जहाँ उसकी मेहंदी वगैरह लगनी थी, मगर उसे मम्मा के सवालात से भी घबराहट हो रही थी। वो क्या जवाब देगी? और अभी भी वो उससे ऐसे ही कुछ सवालात करने वाली थी। तुमने आज बड़ी देर लगा दी पार्लर में। विफत की इस्तेफामिया निगाहों ने उसका जायजा लिया था।
आप ही तो कह रही थी तुम खुद पर तवज्जो नहीं देती, इसीलिए आज फुर्सत से मैं सर्विस करवा कर आई हूँ। वो कुछ गड़बड़ाई भी, उसका चेहरा चमक रहा था। बेड पर कॉस्मेटिक का सामान भी बिखरा हुआ था। वो तरतीब से ड्रेसिंग टेबल पर रख रही थी। अरे ओ हुस्ना, इनकी शौक सी आवाज़ पर वो चौंक गई थी। ज़रा तमीज़ से बुलाया करो, बड़ी बहन है। रिफत को बहुत नागवार गुजरा तो वो टोके बिना न रह सकी। पप्पो, ये मैं नहीं, अम्मी पुकार रही थी इन्हें। झट उसने वजाहत दी थी। भाभी को क्या काम पड़ गया है? अभी तो वो पार्लर से आई है, चूल्हे के सामने बिल्कुल भी नहीं जा सकती। वो समझ गई थी कि नसरीन ज़रूर कुछ काम के लिए बुला रही हैं। नीचे शहरियार भाई आए हैं, इनके नाश्ते पानी के लिए बुलाया है। वो क्यों आ गए? हुस्ना हवास बाख्ता हो गई थी, दिल भी धड़कने लगा। ये अब आप इन्हीं से जाकर पूछिए। वो मानी खदी से मुस्कुराकर उसे इशारों में छेड़ने लगा। रिफत उसे बगौर देख रही थी। कह दो आकर, ये सो गई है। हुस्ना शहरियार का सामना बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। अम्मी को पता है आप सोई नहीं है, अभी पार्लर से आई हैं। अम्मी को भी मुझसे पता नहीं क्यों इतनी दुश्मनी हो गई है। अपने सिल्की दराज बालों को समेटकर कैचर लगाकर नेवी ब्लू प्रिंटेड कपड़ों का दुपट्टा शाने पर डाला और उठी थी। कहकर आ जाओ, अभी चूल्हे के आगे नहीं जा सकती। 10 बातें सुनाएंगी, जानती है ना आप अम्मी को। वो बुरे बुरे मुंह बना रही थी। विपत कलस कर रह गई। नसरीन से अगर कुछ जाकर कहेंगी भी तो कुछ वईद नहीं कि शरियार के सामने ही शुरू हो जाए। वो धम धम करती सीढ़ियां उतरती गई थी। अंदर ड्राइंग रूम से आवाज़ आ रही थी। वो कुछ झिझक कर बाहर रुक गई। फैजान, अम्मी को बुलाना। क्यों, शहरियार भाई से शर्म आ रही है? वो मुस्काते हुए छेड़ने लगा था। फजूल बकवास नहीं करो, अम्मी को बुला कर लाओ। वो झेम गई थी। फराज नसरीन को बुलाने अंदर चला गया था। कुछ ही लम्हों में वो बाहर बरामदे में आ गई थी। अंदर आ जाओ शहरियार, सैंडल चेक करवाने के लिए लाया है, साइज देख लो पहनकर। मैं नहीं देख रही, चिड़ी हुई तो वो पहले ही थी। ज़्यादा नखरों की जरूरत नहीं है, सीधी तरह से अंदर आ जाओ। वो डपट कर उसे हुक्मिया अंदाज में कहकर अंदर चली गई। वो दांत पीसने लगी। मुंह ही मुंह में शरियार को बुरा भला भी कहा और अकड़ी हुई तो अंदर से थी और अकड़ी हुई अंदर आ गई थी। शहरियार ने इस्तेफामिया निगाहों से उसका जायजा लिया। दुपट्टा दाएं शाने पर पड़ा हुआ था और उसे दुपट्टे से जाने की उलझन होती थी। अक्सर घर में वह बगैर दुपट्टे की भी नजर आई थी। दुपट्टा नसरीन भी कौन सा उड़ती थी, हर वक्त बगैर दुपट्टे के घूमती थी। इस वक्त भी वो शहरियार के सामने ऐसे ही बैठी थी। पता नहीं बाहर निकलते हुए कैसे चादर और दुपट्टा ओढ़ लेती थी। पप्पो, सलाम वगैरह सब क्या पार्लर में छोड़ आई हैं ये? उसने तंज करके साथ पहले बताया था, क्योंकि पार्लर की खबर भी नसरीन ने ही दी थी। आप जिस काम के लिए आए हैं वो बोलें। हुस्ना आपी, कुछ तो लिहाज मुरवत करें, आपकी इनसे शादी होने वाली है। फैजान को उनका रवैया नागवार गुजर रहा था। क्या सर पर बैठा कर नाचूं? वो बदजुबान तो थी ही, इसका अंदाजा शहरियार को पहले ही था। हुस्ना, क्या बदतमीजी है। रिफत यही तमीज़ तुझे सिखा रही है। नसरीन को तो गुस्सा ही आ गया था। रहने दे पप्पो, आप कुछ मत बोले। शहरियार ने नरम लहजे में उन्हें टोका था तो उन्होंने नसरीन के सामने शराफत और तमीज़ का मुजाहरा किया, जबकि उससे तो हिसाब माँ बेटी की तरफ बहुत निकलते थे। फैजान को शर्मिंदगी हो रही थी। हुस्ना बहुत बदतमीजी कर रही थी। वो उठकर बाहर चला गया। बेटा, पता नहीं इसके मिजाज को क्या हो गया। वो वजाहत देने लगी। जानती तो हैं कि वजह कौन है। उसने शहरियार को खूनख्वार निगाहों से घूरा था। नसरीन उसे खुशमगी निगाहों से देखे जा रही थी। शहरियार के जाने के बाद उसकी अच्छी तरह खबर लेनी थी। बेटा, तुम इसे सैंडल चेक करवा दो, मैं भी आती। वो शहरियार के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाने चली गई थी। पप्पो बहुत अक्लमंद है। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए सैंडल के डब्बे खोलकर उसके आगे रखे खूबसूरत नाजुक गोल्डन सैंडल जो नगों से भरी हुई थी पहनो। वो उसके खूबसूरत पाँव इस सैंडल में देखना चाहता था। जब सब कुछ अपनी पसंद से लिया है तो ये भी क्यों चेक करवाने लाए? मैं पसंद पूछने नहीं आया, साइज चेक करवा रहा हूँ। हालांकि मोटी हो मगर फिर भी देखो कैसी नाजुक सी सैंडल ली है मैंने। आप मुसलसल मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। वो आंखों में नमी लिए गोया हुई। मैं सच बयान कर रहा हूँ, जल्दी चेक करो और बताओ मुझे। और भी बहुत काम है। और हाँ, ये अपना आईडी कार्ड भी दे दो, निकाह के बाद मुझे कागजात बनवाने। उसने दूसरा हुक्म भी नागवारी से दिया था। बेटा, देख ली। वो ट्रे में कोल्ड ड्रिंक और कुछ लवाजमात लिए अंदर आ गई थी। हुस्ना ने सैंडल डब्बे में रखी, इत्तेफाक से बिल्कुल फिट आई थी। ओप्पो, हुस्ना का आईडी कार्ड भी चाहिए, मुझे कनाडा पहुंचकर कागजात बनवाने हैं। उसने इन्हीं से कहा था। हालांकि हुस्ना को कनाडा का सोचकर खुशी भी हुई थी। कितना शौक था मुल्क से बाहर जाने का, मगर ये ख्वाहिश इस तरह पूरी होगी उसने कभी सोचा नहीं था। हाँ, वो मुझसे भाभी ने भी कहा था, मैं भूल ही गई। वो ट्रे टेबल पर रखकर उसके आगे लवाजमात और कोल्ड ड्रिंक रखने लगी थी। हुस्ना, अपने शनाख्ती कार्ड भी निकाल कर रखो। वो उसे जाते जाते रोककर बोली। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती भिन्नाती निकल गई थी। कितने दिनों में बुला लोगे? उन्हें तजस्सुस भी हुआ था। 3 महीने तो लगेंगे। वो कोल्ड ड्रिंक पीने लगा।
मुस्तकिल ही वहीं रहोगे? वो पूछने लगी थी। हाँ, छुट्टियाँ गुजारने आ जाया करेंगे। उसने तफसील से बताया था। नसरीन को हुस्ना की लॉटरी ही निकलती नजर आई थी। वो खुश भी हो गई। शादी पर ज़्यादा देना लेना नहीं पड़ेगा जब मुस्तकिल ही कनाडा में रहेगी। ये आप मुझे कहाँ ले आए? जाने पहचाने बंगले के आगे गाड़ी रोकी तो वो चल ही गई थी। रास्ता साफ हो जाएगा तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। जब तक आ, जब तक आप यहाँ मेरे घर में बैठ जाएं। हैशम ने उसके हवास बाख्ता चेहरे को देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इन सब ने देख लिया तो क्या हशर होगा और हैशम का रवैया क्या होगा? अंदर से वसवसे उसे डराने लगे। क्यों बिल्कुल नहीं? आप ट्रैफिक देख चुकी हैं। अभी रोड क्लियर नहीं। वो उसे समझाने लगा था। मगर मैं आपके घर नहीं जा सकती। उसे ठंडे ठंडे पसीने आने लगे थे। रात की स्याही फैल चुकी थी। वसवसे अलग सता रहे थे। आप परेशान नहीं हूँ। मेरे घर वाले ऐसे दकियानूसी नहीं है कि आप डरें। हैशम ने फ्रंट डोर खोला था। वसी और अरीस मुर्तज़ा विला काफ़ी बड़े रकबे पर फैला हुआ था। पोश एरिया था। वो रात की स्याही में यहाँ रुखसत होकर आई थी जब तो उसने नहीं देखा था। खुशनमा के हवास उड़ रहे थे। हैशम के चेहरे पर बला की संजीदगी थी। वो खुद भी डर गई थी। अगर उसने ज़्यादा बहस की तो कुछ बैद नहीं कि यहाँ से सुनाने भी खड़ा हो जाए। उसने चादर से थोड़ा सा चेहरे को आड़ करके झुपा लिया। हाथ पैर काँप रहे थे। हैशम का जहन लम्हों में बहुत कुछ तख्लीक कर चुका था। किसी तरह तो इस दकियानूसी लड़की से जान छूटेगी। उसने कुछ तो ऐसा ही करना था। बड़ा सा सब लॉन बरकी कमकमों से जगमगा रहा था। घास पर चेयर और टेबल पड़े थे। बच्चों के खेलने के लिए प्ले लैंड भी बनाया हुआ था, जबकि इस घर में अभी तक इतने छोटे बच्चे नहीं थे। वहां सबको देखकर हैरान नहीं होना। मुझे किसी के सामने भी नहीं जाना प्लीज। आप मुझे किसी भी तरह नागन सुरंगी के आगे छोड़ दें। वो कॉरिडोर में रुक गई थी। चुप करके साथ चलती रहो। ब्लैक कपड़ों में उसकी चमकती रंगत चमक रही थी। हाथ पैर इतने खूबसूरत थे कि वो खुद कई दफा जान पूछकर मुतवज्जा हो जाता था। अरे हेशम, किसे लेकर आए हो? नुज़रत मामी को तो लगता था बोलने के आदाब भी पता नहीं। खुशनुमा का हलक तक कड़वा हो गया। ये खातून ही उसे सख्त जहर लगी थी। चादर से आधा चेहरा छुपा लिया था। बड़ी मामी, मैंने शादी कर ली है। क्या? वो तो उछल गई थी और खुशनुमा का पाँव कारपेट से उलझ गया था। हैशम ने उसे थाम लिया। दोनों के जिस्म इस वक्त बहुत गर्म हो रहे थे। सर, खुशनुमा की लरजती कांपती आवाज़ आई थी। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था हैशम ऐसा धमाका करेगा। अरे लड़के, पहले इसको तो फारिग करते, दूसरी रचा ली। नुसरत भी मलाल करने लगी। हैशम ने बात ही ऐसी कर दी थी। कुछ ही लम्हों में मुर्तज़ा विला में शोर मच गया। क्या हैशम ने दूसरी शादी कर ली? शाहिदा का भी हैरत से मुंह खुल गया था। इत्तेफाक से बुजुर्ग हजरात इस वक्त घर में ही थे। हैशम की तलबी मुर्तज़ा अली के सामने हो गई थी। खुशनुमा होठों पर चुप की मुहर लगाए सामने खड़ी हुई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। मुझे तुमसे इस हमाकत की तवक्का नहीं थी। वो जो तुमसे पहले ही मंसूब है, इसके साथ जुल्म ही है, और साथ साथ इस बच्ची के साथ भी। उन्हें दुख और अफसोस होने लगा था। मैंने अपनी मर्जी और पसंद से इस लड़की से शादी की। उसने खुशनुमा के हाथ को थाम लिया था। ये मॉडर्न तो नहीं है हैशम, ये तो उस लड़की से भी गई गुजरी लग रही। नुज़रत ने कीड़े निकालने शुरू कर दिए। हॉल कमरे में सभी खामोश थे। खुशनुमा तो बेहोश होने के करीब थी। मामी, मुझे जैसी लड़की चाहिए थी ये उसी की तरह है। चादर तो ये मेरे कहने पर ओढ़कर आई है। उसने झट कहा। ये चेहरा क्यों छुपाए हुए है? इन्हें ज्यादा ही तजस्सुस था। इर्तिजा अपनी बीवी से कहो वो चुप नहीं रह सकती तो अंदर चली जाए। मुर्तज़ा अली के चेहरे पर गुस्सा वाज़े नजर आ रहा था। नौजवान पार्टी छुपकर अंदर का नजारा कर रही थी। हैशम पर वो क्या गुस्सा करे। वो खामोशी से खुशनुमा के करीब आए थे। बेटा, क्यों तुमने अपने लिए बटे हुए इंसान का इंतखाब किया? ये जब अपनी पहली बीवी का ना हो सका तो तुम्हारा कैसे होगा? वो अफसरदगी से गोया हुए। खुशनुमा को मुर्तज़ा अली के इतने प्यारे लबो लहजे पर दुख होने लगा था। वो इस लड़की की भी हमदर्द थे और उसके भी हमदर्द थे। नाना जान, ये आप क्या कह रहे हैं? हैशम को अपनी तस्दीक लगी थी। तुम मेरी नज़रों के आगे से गुम हो जाओ। तुमने जो करना था कर लिया। मुझे अपनी पसंद का इख्तियार है। वो बहस करने लगा। मगर तुमने इन दोनों पर ही जुल्म किया है। वो उसे हसरत भरी निगाहों से देखने लगे। हैशम, तुम लगता है मुझे समझ ही नहीं सके। ठीक है, तुमने जो किया ठीक किया, और अब मैं जो करूँगा वो मुझे ठीक लगेगा। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। इर्तिजा, तुम मेरे कमरे में आओ, और हाँ, अपनी बीवी से कहना कि अपनी ज़ुबान बंद रखे। उन्होंने नुज़रत पर भी तंजिया निगाह डाली थी। इर्तिजा अली सर झुकाकर रह गए और उनकी तकलीफ में उनके पीछे चल पड़े। हैशम, बाबा जान ने ठीक कहा। तुमने इन दोनों पर ही जुल्म किया है। शायदा उसे गलती का एहसास दिलाने लगी थी। ये सब बातें छोड़िए और अपनी बहू से मिलिए। जब तक बाबा जान नहीं कहेंगे हम मिल भी नहीं सकते। वो ये कहकर चली गई थी। नुज़रत को तो जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। प्लीज़ मुझे घर ड्रॉप कर दें। वो भी बाहर निकल गई और उसके दिल और दिमाग तो हिल ही चुके थे।
खुशनुमा के वहम गुमान में भी नहीं था कि किस्मत इस तरह दोबारा इसे दहलीज पर ले आएगी, और ले जाने वाला भी कौन, जिससे उसका नसीब जुड़ा था, और जाने आगे और क्या होने वाला था। हैशम की ऐसी गैर मुतवक्का बात ने उसके दिल और दिमाग हिला कर रख दिए थे। पता नहीं क्या होगा हैशम अहमद, तुम क्या चीज़ हो। एक तरफ बेविकत करके रख दिया इन्हीं लोगों के सामने, और आज इन्हीं सब के सामने ऐसा मकाम दे दिया। उसे नींद ही नहीं आ रही थी, करवटें बदले जा रही थी। रमना और एमन बेखबर सो रही थी। उसे ज़िंदगी से कोई गिला नहीं था, शायद उससे ही कहीं कोई गलती हो गई थी, जब भी तो उसे सज़ा मिली थी। उसने तो कभी ऊंचे ऊंचे ख्वाब तक ना सजाए थे, हमेशा अपनी चादर के मुताबिक ख्वाहिशें रखी थी। इसका फिर ऐसा नसीब इतने ऊंचे तबके में क्यों जुड़ गया था। वो तो इन सब लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी, अपनी सोच का म्यार भी नीचे ही रखती थी। फजूल के नखरे और जिद कभी उसने की ही नहीं थी। फिर उसे ऐसी सज़ा मिली कि वो हैशम को रोज़ बुरा भला कहती थी, और शायद ये इसी बात का नतीजा था कि हैशम बेकल और परेशान था। फिर उसने यूं अचानक से फैसला क्यों कर लिया, इन सब के सामने ये जाहिर कर दिया कि उसे शादी कर चुका है। शादी तो दोनों की गुज़िश्ता माह हो चुकी थी। मुर्तज़ा अली वो कितने ठंडे दिमाग के थे, उन्होंने उससे भी बुरा सलूक नहीं किया। वो हैशम की पहली बीवी और उसके भी हमदर्द थे। कितना गलत न समझ रही थी वो उन्हें। अगर इन्हें पता चल जाए कि हैशम ने शादी किससे की है, जो इन्हीं की ही पसंद करदा लड़की से। हैशम ने उस रात खुशनुमा को देखा नहीं था, वरना वो शायद ये फैसला भी ना करता। नुज़रत मामी उनकी जलन हसन उसने आज भी अपनी चादर की ओट से देख ली थी। वो कितनी नखवत ज़दा हो रही थी। काश हैशम अहमद तुम्हें मुझसे सचमुच की मोहब्बत हो जाए, फिर मैं देखना कैसे तुमसे गिन गिन कर बदले लूंगी। वो तकिया सीधा करके लेट गई थी। नाइट बल्ब की मलकजी सी रोशनी में रात का मुहिब सन्नाटा उसे उदास कर रहा था। वो इस बात को कब तक ऐसे छुपाती रहेगी। दिल पर उसके बोझ भी बढ़ रहा था, और ऐसे में उसकी बहनें हमेशा उसका बहुत साथ देती थीं। उन्हें वो ज़रूर ये सब कुछ बता देगी, ताकि अगर कोई बात हो तो वो ये दोनों गवाह हों। आप ही क्या बात है, कब से करवटें बदल रही हैं, नींद नहीं आ रही। रमना जो उसके साथ ही लेटी थी उसकी आंख भी खुल गई। हाँ ऐसे ही नींद नहीं आ रही, लेकिन अब आ रही है। हाँ ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अब आ रही है। वो करवट बदल कर लेट गई थी, आंखें उसने बंद कर ली। रेशम के साथ आज का दिन गुजरा हुआ फिल्म बनकर उसकी बंद आंखों के सामने आ जा रहा था। किसी ने उसे थाम लिया था और वो उसके इतना करीब। घबरा कर उसने आंखें खोल दी। रेशम के देखने का अंदाज भी तो उसे गड़बड़ा देता था, मगर वो खुद को बहुत पुरएतमाद जाहिर करती थी। नसरीन ने उसे ऑर्डर दे दिया था, वो दोपहर तक चलना है, मगर फिर उसने सोचा कि रिफत को भी बता दे, कल को अचानक से बुरा लगेगा तो बहुत रोएगी। भाभी आप मुझे आज बता रही हैं। रिफत का चेहरा दुख और अफसोस से धुआं धुआं हो रहा था। जिसे उसने पाल पोस कर जवान किया, उसके रिश्ते तक की खबर ना हो सकी। हुस्ना ने भी जिक्र नहीं किया था। चलो आज तो बता दिया ना, तैयारी कर लेना, जल्दी जाना होगा। हुस्ना को पार्लर भी जाना है। नसरीन ने नरम लबो लहजे में कहा। हुस्ना सर झुकाए बैठी थी। बीना की तरफ उसे जाना था और अरुमा की सहेली को मेहंदी लगाने के लिए बुलाया था। नसरीन उसे यही कहने पर तो ऊपर आई थी। मैं जाकर क्या करूंगी अब, आप कर तो रही हैं सब कुछ। खफकी और रुंधे हुए लहजे में गोया हुई। ठीक है ना जाओ फिर, याद रखना मैं हुस्ना को अपने साथ ही नीचे ले जाऊंगी। जब तक रुखसती नहीं हो जाती मैं अपने घर में रखूंगी। नसरीन ने दूसरा पैंतरा आजमाया था। भाभी आप कभी कभी बहुत ज्यादती करती हैं। हुस्ना को मैंने माँ बनकर पाला है, उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। पूछें हुस्ना से। उन्होंने हसद भरी नज़र हुस्ना पर डाली, जो खुद भी चोर बनी बैठी थी। मुझे क्या नज़र नहीं आता जो मैं इससे पूछूं। वो भी ज़ेर होकर गोया हुई थी। अच्छा मैं चलती हूँ, ये शिकवे शिकायत बाद में कर लेना, क्योंकि मेरे पास तो टाइम कम है, बाजार भी जाना है। वो खड़ी हो गई थी। हुस्ना अपनी तैयारी करके रखो, मैं अभी आती हूँ, फिर मेरे साथ चलना। भाभी निकाह की सारी रस्में यहाँ से ही करें। रिफत ने फिर हंस उठाया था। कोई लंबा चौड़ा तो प्रोग्राम है नहीं, खास खास लोगों को भाभी ने बुलाया है, और सारा इंतजाम कोई छोटे से मैरिज हॉल में किया है। सारा खर्चा तो शहरियार कर रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर मैं कुछ नहीं कर रही। उन्होंने तेज लहजे में गोया जताया था। आप यहाँ से करें, सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। रिफत इतनी भी गई गुजरी नहीं थी, वो नसरीन को जानती थी, हर जगह खर्चा वगैरह देने से बचती थी। बस रहने दो, पता है हमें बहुत पैसा है तुम्हारे पास, उन्होंने हाथ उठाकर कहा। रिफत चुप होकर रह गई। हुस्ना चुप गुमसम बैठी थी। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, वो निगाहों में आंसू लिए हुस्ना से मुखातिब थी। ममा मैं क्या करती, मुझे भी कौन सा पता था, अम्मी खुद ही तय करके आ गई थी। मैं कौन सा खुश हूँ, शुरू से मैंने उस रिश्ते के लिए इनकार ही किया है, और वो मनूस मेरे पीछे पड़ गया है। हुस्ना ने भी दिल के फपोले फोड़े थे। अगर आप स्टैंड ले सकती हैं तो ले लें, रुकवा दें ये निकाह।
وہ فوراً ہی ان کی سائڈ پر ہو گئی تاکہ رفت کا دکھ افسوس کم ہو۔ اب کوئی فائدہ نہیں، وہ مغموم لہجے میں گویا ہوئی۔ حسنہ ان کا چہرہ جانچ رہی تھی۔ کیوں آج کیوں نہیں جا سکتی؟ حباب دعوت پر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ رضوانہ کی جیٹھانی نے جو دعوت دی تھی رات میں وہ میکے جانے کی بات کر رہی تھی۔ حسنہ جو آئی تھی کل شہریار اور حسنہ کا نکاح تھا۔ تائی امی کے گھر سے ہی تم رات میں آؤ گی؟ میری امی کا گھر کون سا دور ہے، برابر میں ہی تو ہے۔ پھر وہاں حسنہ آنٹی کی مہندی لگی ہوگی، سارے ہی وہاں ہوں گے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ دھانی کلر کے جھلملاتے کامدانی اسٹائلش سوٹ میں بہت دلکش لگ رہی تھی۔ زمران کی نگاہ بار بار اس کے چہرے سے الجھ رہی تھی۔ دونوں کی شادی کو مہینہ ہی ہوا تھا اور بے تکلفی ایسی نہیں تھی جو میاں بیوی میں ہوتی ہے۔ ایک تو ہر بات آپ کا ایک تو ہر بات کا آپ کے پاس جواب ہوتا ہے۔ وہ تیز لہجے میں خفگی سے گویا ہوا۔ اب آپ نے نگاہ ترچھی کر کے اس کے بدلتے موڈ کو دیکھا۔ وارڈروب کھول کر اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ کپڑے آپ کے میں نے پریس کر کے لٹکا دیے ہیں۔ وہ کانوں میں آویزیں پہن رہی تھی۔ جولری میچنگ کی اور گولڈن کانچ کی میچنگ چوڑیاں اس کے نازک ہاتھوں پر بہت سج رہی تھیں۔ شکریہ، میں یہ مہربانی کیوں؟ تن سے در آیا تھا۔ ظاہر ہے میرا فرض ہے۔ فرض میں اور بھی بہت کچھ آتا ہے۔ قریب باتیں مخمور لہجے میں ذو معنی گویا ہوں۔ وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی درازیں بند ہو گئیں۔ ڈریسنگ ٹیبل کی درازیں بند کی۔ زمران جلدی سے تیار ہو جائیں۔ بلیک پینٹ پر لائٹ پنک شرٹ میں اس کی اسمارٹنس ہمیشہ کی طرح تھی۔ آدم اسٹور پر تھا، وہ نہیں جا رہا تھا اور گھر میں طلحہ کو چھوڑا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ گھر خالی چھوڑنا بھی عبث تھا۔ حباب کا وہاں پرتپاک استقبال کیا گیا مگر سب کی آنکھوں میں اسے حسرت بھی نظر آ رہی تھی۔ رضوانہ اپنی بہو کو یہ نہیں سکھایا کہ دوپٹہ کھول کر اوڑھو۔ دادی جان کو تو کسی نہ کسی بات پر اعتراض ہونا ہی تھا۔ دادی جان میں نے دوپٹہ کھول کر ہی اوڑھا ہے، آپ دیکھ لیں۔ حباب کو ان کا بلا وجہ کا اعتراض پتنگے لگا رہا تھا مگر وہ گرم گرم گھونٹ اتار کر رہ گئی۔ آج کل تو ذرا لحاظ نہیں کرتی لڑکیاں۔ رضوانہ تم نے کبھی مجھ سے منہ در منہ کچھ کہا ہی نہیں مگر تمہاری بہو کا جواب نہیں۔ وہ جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ امی آپ ناراض نہیں ہو، میں سمجھا دوں گی۔ رضوانہ خفیف سی ہو گئی جبکہ حباب نے زمران کو گھور کر دیکھا۔ دیکھیے دادی جان، اگر آپ کو مجھے دیکھ کر جلن ہو رہی ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اگر نوشین کی زمران سے نہیں ہوئی تو یہ کہاں کا دستور ہے کہ آپ اس کا غصہ مجھ پر نکالتی رہیں۔ حباب نے نہایت تہذیب کے دائرے میں رہ کر انہیں لاجواب کر دیا۔ وہ پزل ہو گئی۔ زمران کی تائی اور ان کی بیٹی بھی حیران رہ گئیں۔ حباب نے کیسے اصل بات کو لے کر انہیں جتا دیا تھا۔ رہی امی آپ کو کبھی منہ در منہ جواب نہیں دیتی تھی، یہ ان کی شرافت تھی۔ اور رہی میں ان کی بہو، مجھے روکنے ٹوکنے کا اختیار نہیں ہے خاندان کے کسی بھی فرد کو۔ حباب کیا ہو گیا ہے، دادی جان بڑی ہیں، وہ ہم سب کو کہہ سکتی ہیں۔ زمران جھٹ بولا تھا۔ سوری یہ آپ کے ددیال والے میرے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر دعوت پر بلا کر اس طرح بے عزت کرنا تھا تو یہ گھر آ کر بھی کر سکتی تھی۔ حباب کو دادی جان کے اتنے بدصورت اور جلن اور حسد والے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ حباب کو دادی جان کے اتنے بدصورت اور جلن اور حسد والے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ بیٹا ایسی بات نہیں ہے۔ تائی امی گھبرا گئی تھی کیونکہ اس نے طنز کر کے ان سب کو ہی شرمندہ کر دیا تھا۔ توبہ کیسی ہری مرچ لڑکی ہے۔ دادی جان پھر بھی بڑبڑانے سے باز نہ آئی تھیں۔ امی آپ خاموش ہو جائیے۔ تائی امی آپ کسی کو کچھ مت کہیے، مجھے چلنا چاہیے۔ اف لڑکی کا مزاج تو دیکھ، شکل ہو تو بات بھی ہے، میری نوشین سے پھر بھی کم ہی ہے، پتہ نہیں کیسے لڑکے پھنسا لیے۔ انف وہ شدت غم سے کپکپانے لگی۔ یہ الفاظ ہی تو اسے ڈراتے تھے اور یہ اس نے سن لیے۔ نہیں وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے دماغ کی نسیں پھڑپھڑانے لگیں۔ رضوانہ بھی حواس باختہ ہو گئی۔ زمران نے حباب کے چہرے کا رنگ یکلک بدلتے دیکھا۔ وہ آگے بڑھا تھا۔ 2 دن سے وہ آفس نہیں آ رہی تھی۔ ہیثم بے قدر پریشان ہو رہا تھا۔ وہ اپنی اس کیفیت کو نہیں سمجھ رہا تھا۔ لیٹے لیٹے گھبرا گیا تھا۔ پورے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اپنے کمرے پر اس نے نگاہ دوڑائی۔ آج بھی اس کا کمرہ اول رات کی طرح ہی سیٹ تھا۔ وارڈروب تک میں خوشی کے سارے سوٹ ایسے رکھے ہوئے تھے۔ اسے کبھی کبھی بہت الجھن ہوتی تھی مگر اب اس نے جو دوسرا قدم اٹھایا تھا اس جھوٹ کو ہی نبھانا تھا۔ وہ جانتا تھا ایک لڑکی دوسری لڑکی سے ضرور جیلس ہوتی ہے۔ جب خوشی کو پتہ چلے گا کہ اس نے نکاح کر لیا ضرور وہ طلاق کا مطالبہ بھی کرے گی اور اس طرح اس کی جان اس لڑکی سے چھوٹ جائے گی اور پھر بعد میں وہ سب کو اصل حقیقت بتا دے گا کہ اس نے دوسری شادی نہیں کی ہے۔ ابھی اسے یہ پریشانی تھی کہ خوشنما 2 دن سے آفس سے غائب تھی۔ اس نے ضرور اس بات کا شوق لیا ہوگا
खुशनुमा का कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं था और घर वो नहीं जानता था, बस उस रोड का पता था जहाँ वो उतरती थी। अशर से पूछता हूँ। एकदम उसे अशर का ख्याल आया था। यार, खुशनुमा 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रही, तुम्हारे पास उसका कोई नंबर है? अच्छा, क्यों? अशर की भी पुरसोच आवाज़ उभरी थी। अच्छा क्यों का मुझे पता होता तो फिर तुमसे पूछता, वो झुंझुला कर बोला। अरे अरे, इतने झुंझुला क्यों रहे हो? खैरियत तो है? अशर को तशवीश हुई थी। हाँ, बस खैरियत है। उसने निकाह वाली बात तो उसे अभी भी नहीं बताई थी। मुझे ये बता दो कि उसका कोई नंबर। क्यों, तुमने नहीं लिया था? अब वो तंजिया छेड़ने लगा था। लिया होता तो तुमसे पूछता। इत्तेफाक से मेरे पास भी नहीं। इतनी देर से बकवास कर रहे थे, सीधा सीधा बोल नहीं सकते थे मेरे पास नहीं है? वो गुस्से में आ गया था। मुझे लगता है कि क्यूपिड असर कर गया है। यार, खुदा को मानो, शादीशुदा आदमी हो, किसी दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ो। तुमसे नंबर पूछा था, मशवरा नहीं मांगा था। उसने लाइन कट कर दी, मगर लाइन कट करके भी उसने बुरा किया। अशर को बताए बगैर मसले का हल नहीं मिल सकता था। मैं अंदर आ सकता हूँ? फरहान नॉक करके अंदर आया था। इस वक्त फरहान की आमद उसे खौफ में मुब्तला करने लगी। तीर मार के अंदर बंद होकर बैठ गए हो, कोई कहानी किसी को नहीं बताई। ये शादी करने की तुम्हें क्या पड़ी थी? एक काफ़ी नहीं थी? उसने हैशम के पुरसोच चेहरे को देखा। यार, फजूल बात नहीं करो, मेरा दिमाग पहले ही परेशान है। ज़ाहिर है, एक तरफ अंदर वाली, दूसरी तरफ बाहर वाली, दिमाग परेशान तो होना ही है। उसने हंस उसने हंसकर उसकी हालत पर चोट की थी। यहाँ से तुम दफा हो जाओ। बिल्कुल भी नहीं, पूरी कहानी सुनाओ, कहाँ टकराई और कैसे तुमने शादी कर ली? वो फैलकर उसके बेड पर लेट गया था। वो निहायत शरीफ लड़की है, ऐसी वैसी नहीं है। अरे तुमने ऐसा जो कुछ कहा, तुम मुझे जता रहे हो, वो बोला था। जब आदमी पर कोई परेशानी आन पड़ती है तो उसकी समझ में नहीं आता वो किस रास्ते पर चले। वैसे तुम्हारे लिए सही रास्ता दादा जान ने दिया था, मगर तुम पता नहीं खुद को क्या समझने लगे। रिश्ते ज़बरदस्ती से कायम नहीं होते। वो गुस्से से गोया हुआ था। मगर कुछ रिश्ते ज़बरदस्ती कायम किए जाएं तो वो फ़ायदेमंद भी होते हैं। इंसान की समझ से ऊपर होता है, वो किसी एंगल से सोच रहा है। और मैं दादा जान की सोच समझता हूँ। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा किया है, मगर तुम समझ नहीं रहे। और अब दूसरी शादी करके इस दूसरी लड़की पर भी जुल्म किया है तुमने। तुम भी नाना जान की ज़ुबान बोल रहे हो। जो सच है वो बोल रहा हूँ। तुम्हारी अकल तो चली गई है घास चरने, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। वो हैशम की सोच पर अफसोस करता हुआ उठा था। याद रखना, दादा जान से टक्कर नहीं लेना, बहुत बुरा होगा। वो उसे आगाही देता हुआ चला गया था। उसके हाथों पर मेहंदी का रंग बहुत गहरा और खूबसूरत लग रहा था। हबाब तो कई दफ़ा सराह चुकी थी। पार्लर से आकर वो बैठी हुई थी। रेड लहंगे और मैचिंग ज्वेलरी में बहुत प्यारी लग रही थी। सब लोग मैरिज लॉन में जाने की तैयारी कर रहे थे। बीना हुस्ना की तरफ से ही सारी मेज़बानी निभा रही थी। नसरीन तो अपना खर्च बच जाने पर बहुत खुश थी, मगर हसीन बेगम के जरखेज़ बाप मगर हसीन बेगम के ज़रख़ेज़ दिमाग से बच तो नहीं सकती थी। वो कैसे गवारा करती कि सारे खर्चे वो करें और नसरीन आराम से हो जाए। अभी तो उन्होंने चुपकी लगाई हुई थी। फराज और फैज़ान रिफत को लेकर आ गए थे। बीना बाजी, कब तक ये तकरीब चलेगी? उसे घबराहट हो रही थी और फिर अभी तक रिफत उसके पास नहीं आई थी। अरे कुछ तो सब्र कर लो, मिल लेना शहरियार से भी। वो कासनी कपड़ों में मेकअप से मुज़य्यन उसके सामने खड़ी ज्वेलरी पहन रही थी। मैं इसलिए नहीं पूछ रही। वो झेंप गई थी। बीना हंसने लगी। अरे नाराज़ क्यों होती है? मैं तो मजाक कर रही थी। ये बताइए, ममा आ गई? उसने बात काटी थी। हाँ, आ गई हैं, अभी कुछ देर पहले ही फराज लेकर आया था। वो फिर यहाँ क्यों नहीं आए? वो अफसरदा हो गई। वो लॉन में चली गई हैं। वो बताने लगी। अम्मी कब तक चलेंगे? शरियार मामू अम्मी कब तक चलेंगी? शरियार मामू गाड़ी भेज रहे हैं। अरुमा चूड़ीदार पजामा और अंगरखे में चली आई थी। शोल्डर कट बाल खुले हुए थे। हबाब ने अपनी शादी का लहंगा पहना था। रिजवाना ने ज़बरदस्ती उसे पहनवाया था। वो कुछ उलझ रही थी। अम्मी, मुझसे चला नहीं जा रहा। वो लहंगा संभाले खड़ी थी। दुपट्टा शानों पर पिनों से सेट किया हुआ था। अरे नीचे तो करो, पागल मत बनो। थोड़ी देर पहन लो, तुम्हारी सास और मियाँ देख लें तो फिर बाद में दूसरा सूट पहन लेना। मैंने कहा था कि रख लो इसे भी। बीना पूरी तैयार हो चुकी थी। इतने में गाड़ी आ गई थी। हुस्ना को अरुमा और बीना पकड़कर लेकर लेकर आई थी। हाई हील की वजह से उसे चलना मुश्किल हो रहा था। बीना बाजी, कब से कहा हुआ था, इतनी देर लगा दी। ड्राइव शहरियार ही कर रहा था। एक उजड़ती निगाह हुस्ना पर डाली, जो फ़ोन कलर की बड़ी सी चादर में छुपी हुई थी। आज के दिन भी तुम गाड़ी चला रहे हो? अकरम को भेज देते, वो बोली थी। इकराम भाई और भी काम कर रहे हैं। उसने पीछे का दरवाज़ा बंद किया था।
मीना अंदर के लॉक लगाने चली गई थी। हबाब अपना वज़नी लहंगा संभाले हुए आई थी। तुम्हें बड़ा शौक है दुल्हन बनने का? उसने हबाब के सर पर चपत लगाई। हुस्ना ने निगाह बाहर की तरफ उठाई। शहरयार के वाइट कुर्ते शलवार में पुश्ती नजर आ रही थी। मेरी सास को शौक है मैं दुल्हन बनकर जाऊं। वो बालों को ज्वेलरी से निकालने लगी थी। जमरान वहां पहुंच गया है, तुम्हें भी ढूंढ रहा था। मैंने कहा कि आ रही है, लेने जा रहा हूँ। हबाब झेम गई थी। अरुमा ने झट डोर खोला और बैठ गई थी। कुछ ही लम्हों में वो मैरिज लॉन में मौजूद थे। शरियार रिवायती दूल्हा नहीं बना था। वाइट कमीज शलवार जिसके गले पर नवीस सी कढ़ाई थी, इसमें डिसेंट और प्यारा लग रहा था। मीना ने हुस्ना को देखकर बलाएं ले ली थी। मेहमान भी आ गए थे। कोई लंबी चौड़ी तकरीब नहीं थी जो देर लगती। हुस्ना के निकाह के लिए लोग आ गए थे। उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रिफत ने तनकीदी निगाहों से नसरीन को देखा था। इनके जहन में ही यही था कि हुस्ना का ये निकाह जबरदस्ती हो रहा है। हुस्ना, क्या हो रहा है? चुप करो। नसरीन ने डपट दिया था। हसीन बेगम भी वहीं मौजूद थी। मेहर कितना रखवाया है? रिफत ने नुक्ता एतराज उठाया था। रिफत, ये बातें इस वक्त करने की नहीं। 50,000 रखवा दिया है। हसीन बेगम झट बोली। इतना सा मेहर? रिफत चौंक गई थी। इतना सा मेहर? रिफत चौंक गई। तुम्हारा क्या मतलब है? 10 लाख रखवाते? वो तो बरम होने लगी। हसीन बेगम अगर शुरू हो गई तो रोकना मुश्किल था। हुस्ना को और भी घबराहट हुई थी। रिफत, चुप कर जाओ। नसरीन ने चुप करवाया। हुस्ना का निकाह हो गया था। खुशनुमा का कुछ पता नहीं था और वो बेकल परेशान था। किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। ऑफिस का काम भी खराब हो रहा था। सारी डिटेल तो उसी के पास होती थी। आज उसने सोच लिया कि अशर से कुछ बात करे, शायद वही मसले का हल निकाले। कहाँ जा रहे हो? मुर्तज़ा ने उसके पीछे से उसे पुकार लिया था। हैशम के उठते कदम रुक गए। अभी उसने कॉरिडोर अबूर नहीं किया था। अशर की तरफ जा रहा हूँ, उसने निहायत नब्बे तोले अंदाज में जवाब दिया था। खुशी के वालिद हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तुम उन्हें देखने जाओ। उन्होंने गोया हुक्म दिया था। प्लीज़ नाना जान, क्यों एक ही बात मुझसे करते हैं? वो किसिया कर रह गया था। हैशम, तुम हद से ज़्यादा लापरवाह और बदतमीज़ होते जा रहे हो। जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, इसको कब समझोगे? उन्होंने ज़रा दुरुस्त लहजे में पूछा था। मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वो समझ गया हूँ और निभाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। जो तुम्हारी जिम्मेदारी है वो अब तक तो निभाई नहीं, उन्होंने तंजिया कहा था। फिर वही बहस। वो आगे बढ़ने लगा। तुम्हारी नज़र में मेरी कोई अहमियत और इज्जत नहीं? वो मखमूम लहजे में बोले थे। नाना जान, आप मेरे लिए बहुत कुछ हैं और आपकी इज्जत और अहमियत इससे बढ़कर और क्या होगी? उसे कभी भी बहुत अफसोस होता था कि वो उनका दिल तोड़ रहा है। मेरी भी। अगर नाना जान, आपसे ये कहूँ कि मेरी आपकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, जो आपने मेरे साथ ये जुल्म किया। उसका लहजा थका थका था। तो मेरी नज़र में तो क्या दिल में रह तुम मेरी नज़र में तो क्या दिल में रहते हो। तुम पर मुझे बड़ा मान था, इसीलिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया। मैं फरहान से भी उसकी शादी करवा सकता था, मगर उसकी माँ को तुम जानते हो, वो किसी का लिहाज नहीं करती। वो नरम लहजे में गोया हुए। बेटा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि खुशी के लिए अपने दिल में गुंजाइश निकालो। कोई गलत फैसला नहीं करना। मैं जबकि दूसरी शादी कर चुका हूँ, इस पर भी चाहते हैं कि मैं गुंजाइश निकालूं। वो हैरानगी से उनकी तरफ देखने लगा। हाँ, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि जावेद हॉस्पिटल में है। मैं नहीं चाहता इस पर कोई दूसरा सदमा पड़े। वो दबे दबे और नर्म आवाज़ में बोल रहे थे। नाना जान, आप उन्हें समझा बुझाकर ये मामला ख़त्म करवाएं प्लीज़। वो मुल्तजी लहजे में बोल रहा था। ये इतना आसान नहीं है। तुम जावेद को अस्पताल में देख कर आओ। 2 दिन हो गए हैं वो एडमिट है। कोशिश करूंगा। इस वक्त तो मैं अपने ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। हैशम ने उनका संजीदा और तफक्कुरज़दा चेहरा देखा था। वो वापस मुड़ गए और वो खुद शिशोपंज में मुब्तला हो गया। वो क्या करे और क्या ना करे। जो झूठ बोला है, इसे अगर कहेगा कि वो झूठ है, जब भी उसे नाना जान के फैसले के आगे सर झुकाना पड़ेगा। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।